बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिमांशु गर्ग। पहली वीडियो में हम आपके सामने फिजिक्स के कुमार मित्तल बुक में दिए गए 12 चैप्टर की थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे। आज हम उसी वीडियो का दूसरा भाग लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें हम आपके सामने फिजिक्स के पार्ट 2 कुमार मित्तल का जो दूसरा भाग है उसमें आने वाले चैप्टर्स के थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताएंगे। आप इन्हें कहीं पर राइट डाउन कर लीजिए। पेपर में बहुत सारा पोर्शन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे स्कोर आप लोग पेपर में करके आएंगे। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 से। चैप्टर नंबर 13, इस चैप्टर के अंदर लर्न करने वाला पोर्शन ज्यादा नहीं है। केवल और केवल आपको दो परिभाषाएं अच्छे से याद करनी है। एक है क्रांतिक कोण की परिभाषा, जिसके आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और इसके लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर इस चैप्टर से जो आपको याद करना है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा। इसके लिए भी 1 ही नंबर निर्धारित किया गया है और इसके आने के चांसेस क्रांतिक कोण की परिभाषा की तुलना में ज्यादा होते हैं। यानी प्रायोरिटी पर आपको किसको रखना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आपको पहले नंबर पर याद करना है। तीसरे नंबर पर हमारे सामने अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। इसके आने के चांसेस भी एग्जाम में थोड़े कम होते हैं और अगर ये आता है तो इसके लिए भी उसने 1 नंबर ही निर्धारित किया हुआ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से कोई भी बड़ा क्वेश्चन आपके सामने वहां नहीं होगा। मैक्सिमम एक डेफिनेशन होगी और उस डेफिनेशन के लिए नंबर जो हमें मिलेंगे वो केवल 1 नंबर मिलेंगे। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि पहले नंबर पे आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा को याद करना चाहिए। चैप्टर नंबर 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से थ्योरी का बहुत सारा पोर्शन आपको मिलेगा और डैम श्योर ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर्स भी दिलवाएगा। इस चैप्टर में से लर्निंग पोर्शन की बात करते हैं कि सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक लर्न करना चाहिए। तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आपको सबसे पहले संपर्क में रखें 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए जो डेरिवेशन है वो आपको याद करना चाहिए और उसके लिए वो आपको 3 नंबर देगा। इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर जो याद करना चाहिए वो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यहाँ पर 2 अपवर्तन के सूत्र आपके सामने हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और दूसरा गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आपको लेकिन पहले नंबर पे ये वाला याद करना चाहिए। इन दोनों में से आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो पहले वाले को देनी है, दूसरे वाले को आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है, मतलब नहीं याद करना है। तीसरे नंबर पे लेंस मेकर सूत्र, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आप इस साल के लिए सबसे पहले याद करेंगे संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसे पेपर के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। एग्जाम में आपके सामने यही क्वेश्चन होगा। डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 3 डेफिनेशन आपको बताई गई है। रेखीय आवर्धन की परिभाषा, लेंस की शक्ति या क्षमता की परिभाषा और इकाई डायरेक्टर की परिभाषा। 3 परिभाषा आपके सामने यहाँ पर हमने बताई है। पहले नंबर पे आपको डेफिनेशन याद करनी चाहिए, जिसके आने के चांस ज्यादा होंगे, वो है लेंस की क्षमता की परिभाषा। इसके लिए भी वो आपको 1 नंबर ही देगा। और यहाँ पर इकाई डायरेक्टर की जो परिभाषा है इसके बाद आपको इसे याद करना चाहिए। इसके लिए भी आपको 1 नंबर एग्जाम में दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर अगर आपको याद करनी है तो आप रेखीय आवर्धन की परिभाषा याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस चैप्टर में अगर आप देखें तो कितने सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं। इन दोनों में से गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, इन दोनों में से आप प्रायोरिटी में रखेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र को। अब आता है लेंस मेकर सूत्र और संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो आपको पहले याद रखना है संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र। इसके लिए जो नंबर आपको दिए जाएंगे वो 3 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब आ जाता है हमारे सामने डेफिनेशन। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 डेफिनेशन आपको पहले लर्न करनी है और इस वाली डेफिनेशन को आपको बाद में लर्न करना चाहिए। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नाम है, चैप्टर में हमें पढ़ना है प्रिज्म के बारे में। पूरा चैप्टर प्रिज्म के ऊपर बेस है।
इसमें से पहला टॉपिक है प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये आपको याद करना चाहिए और इसके लिए आपको 3 नंबर एग्जाम में दिए जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है पतले लेंस द्वारा उत्पन्न विचलन। इसके लिए आमतौर पर एक फॉर्मूला पूछा जाता है और जिसके लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे सामने कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा कोणीय परिक्षेपण। ये आपको जरूर याद करना है और इसके नीचे वाली डेफिनेशन जो है वो भी जरूर याद करनी है। किसी प्रकाशित माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता अथवा प्रक्षेपण क्षमता, इन दोनों में से परिभाषा इस साल आपको जरूर पेपर में दिखाई देगी और इसके लिए जो नंबर रखता है वो 2 नंबर डिसाइड कर रखे हैं उसने। इसके लिए वो आपको 2 नंबर एग्जाम में देगा। तो इस तरह से हमने समझा चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 में से 3 चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारे लिए चैप्टर नंबर 14। इसमें से एग्जाम के अंदर जो पोर्शन है वो ज्यादा आएगा, आपको इसकी प्रिपरेशन ज्यादा करनी चाहिए। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 16, जिसमें से कुछ भी याद नहीं करना है, केवल आपको याद करना है नेत्र की समंजन क्षमता। केवल एक टॉपिक नेत्र की समंजन क्षमता, और वो भी केवल कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए। इस चैप्टर में 3 तरह के दोषों के बारे में भी बताया गया है। एक है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और एक दिया हुआ है अबिंदुकता। लेकिन उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ जो याद करना है वो है नेत्र की समंजन क्षमता। यही पेपर के लिए इंपोर्टेंट होगी। चैप्टर नंबर 17 में से भी बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है। यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 डेरिवेशन दिए हुए हैं। दोनों की आवर्धन क्षमता कैलकुलेट कराता है, निकलवाता है। इसमें से आपको इस साल के लिए यौगिक अथवा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता तैयार कर लेनी चाहिए। हालांकि इनके आने के चांसेस एग्जाम में थोड़े कम होते हैं। ये टॉपिक एग्जाम में हर साल नहीं पूछे जाते हैं। आप इनको साइड में रखकर भी पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में पढ़ना है तो आपको ये चैप्टर पहले पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 पढ़ना चाहिए या फिर आपको चैप्टर नंबर 18 पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर से भी हमारे सामने जो क्वेश्चन आएगा वो जरूर आएगा इस साल। चैप्टर में जो आपको याद करना है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया हुआ है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या दी गई है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या दी गई है। कुल मिलाकर 3 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन आपको प्रायोरिटी पर जो याद करना है वो टॉपिक नंबर 2 है और उसके लिए भी वो आपको 3 नंबर देगा। दूसरे नंबर पे आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत याद करना है, जिसके लिए भी 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए भी 3 नंबर ही होंगे, लेकिन आपको पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। प्रायोरिटी जो देनी है वो देनी है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा परावर्तन की व्याख्या को। पहला परावर्तन की व्याख्या को देनी है, फिर दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको याद करना चाहिए। चैप्टर नंबर 19 की बात करते हैं। चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले नंबर आता है वो है यंग का प्रयोग। दूसरे नंबर पे लिखा गया है यंग के प्रयोग के द्वारा फ्रिंज चौड़ाई की गणना करना। तीसरे नंबर पर लिखा प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें। ये 3 चीजें जो है आपको यहाँ से याद करनी चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आप याद करेंगे यंग का प्रयोग, जिसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे 3 नंबर के में यंग का प्रयोग एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ कई बार अटैच कर दिया जाता है यंग के प्रयोग द्वारा फ्रिंज चौड़ाई की गणना। इसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और लास्ट जो टॉपिक है वो है प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें। प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तों के लिए भी 2 नंबर का निर्धारण किया गया है, यानी कि प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें कितने नंबर में आएंगी? 2 नंबर में आएंगी। और लास्ट चैप्टर हमारा है वो है एक, इसमें 2 टॉपिक आपको याद करने हैं, एकल झिल्ली के कारण विवर्तन और केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई। इनके आने के चांसेस भी एग्जाम में थोड़े कम होते हैं। इनमें से आप प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे याद करेंगे इसको और दूसरे नंबर पे याद करेंगे इसको। इन दोनों के लिए जो नंबर डिसाइड किए गए हैं वो 2 और 2 डिसाइड किए गए हैं। कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक जो हमें पहले याद करना है वो है चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19।
अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो आपके नंबर एग्जाम में बढ़िया आएंगे, स्कोर्स बढ़िया होंगे, कम मेहनत से ज्यादा नंबर आए जा सकते हैं। चैप्टर नंबर 14, 15, 18 और 19 आपको इसी ऑर्डर में याद करने चाहिए। पेपर के लिए आप जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उस रणनीति में आपको चैप्टर नंबर 14 को पहले, 15, 18 और 19 को रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 22 में हमें जो स्टार्ट करना है, याद करना, ये है संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव की परिभाषा। फिर अगली है देहली आवर्ती या संस्तब्ध आवर्ती की परिभाषा। फिर है कार्य फलन की परिभाषा। इन तीनों परिभाषाओं में से एक परिभाषा आपको एग्जाम में जरूर मिलेगी। तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सबसे पहले नंबर में जो आपको याद करनी है, फर्स्ट नंबर पर, वो है आपकी कार्यफलन की परिभाषा। इसके लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर है देहली आवर्ती या संस्तब्ध आवर्ती की परिभाषा। इसके लिए भी आपको एग्जाम में 1 नंबर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर याद करने संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव की परिभाषा। इसके लिए भी 1 नंबर आपको एग्जाम में दिया जाएगा। इसके बाद आता है जी प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इसके लिए एग्जाम में 2 नंबर निर्धारित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए। कार्यफलन की परिभाषा भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद आता है 3 नंबर के 2 टॉपिक यहाँ पर हैं, एक के 3 नंबर में और एक के 3 नंबर में। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत प्रभाव की समीकरण, इसको एग्जाम में डेरिवेशन के रूप में पूछा जाता है और इसके लिए एग्जाम में 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद ये डेरिवेशन आपके सामने है, आइंस्टीन की समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। यहाँ पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण को बनाएंगे और यहाँ पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या करेंगे, और वो भी किसके आधार पर, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 22 एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस में है, जिसमें से आपको एग्जाम में ज्यादा पेपर देखने के लिए मिलेगा। इसको आपको पहले तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 23। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। अगर आप देखेंगे 22 और 23 दोनों ही चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर्स हैं जिनको आपको एग्जाम में याद करना है। इसमें से पहला टॉपिक जो हमें याद करना है वो है बोहर का परमाणु मॉडल। इसके लिए जो नंबर आपको दिए जाएंगे वो 3 नंबर आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत। इसके आने के चांसेस कम होते हैं और इसके लिए 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए भी 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस बार आप इसमें से जो श्रेणी पढ़कर जाएंगे वो होगी बामर श्रेणी। आपको इस बार श्रेणी जो तैयार करनी है 5 श्रेणियां हैं, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, फुंड श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी। इनमें से आपको याद जो करनी है वो आपको याद करनी है बामर श्रेणी। 5 श्रेणियों में से इस बार ज्यादा चांसेस आने के हैं बामर श्रेणी के। ये 2 परिभाषाएं दी गई हैं, उत्तेजन विभव की परिभाषा और आयनन विभव की परिभाषा। दोनों ही इंपोर्टेंट है। इनके लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। इसके बाद आता है रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या और रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इसमें से आपको ऊपर वाला याद करना है, जिसमें है रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या और रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इन दोनों के लिए भी एग्जाम में 1 नंबर ही निर्धारित किया गया है, क्योंकि वहां पर वो रेखाओं की संख्या पूछता है कि रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बनने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी, रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम में बनने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी, और वो क्वेश्चन आपका 1 नंबर में तैयार किया जाता है। इस तरह से चैप्टर नंबर 22 और 23 बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ये काफी स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 24, जिसमें से बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, केवल 1-2 परिभाषा है जिनको आपको याद कर लेना चाहिए और उनके लिए भी आपको केवल 1 नंबर ही वो एग्जाम में देगा। चैप्टर नंबर 26 में से द्रव्यमान ऊर्जा संबंध 2 नंबर में दिया जाएगा और द्रव्यमान क्षति 1 नंबर में दिया जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के लिए 2 नंबर निर्धारित हैं
और द्रव्यमान क्षति के लिए एक नंबर निर्धारित किया गया है। कई बार द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, उसके लिए भी एक नंबर होता है। द्रव्यमान क्षति की परिभाषा पूछी जाएगी तब भी एक नंबर होगा। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के लिए कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं? 2 नंबर निर्धारित किए गए हैं। तीसरे नंबर पर आता है नाभिकीय विखंडन और संलयन। इसको भी आप पढ़ सकते हैं और इसके लिए केवल एक नंबर पर होता है। इनके बीच में अंतर पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, तो इसको ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। 2 टॉपिक पहले तैयार करने हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और द्रव्यमान क्षति की परिभाषा। चैप्टर नंबर 27 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 चैप्टर में से 1 2 3 ये 3 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से हैं जिनको आपको पहले तैयार कर लेना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं जी ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आता है पीएन संधि डायोड। इसमें 2 अभिनति आपके सिलेबस में है, एक है अग्र अभिनति और एक है उत्क्रम अभिनति। इंग्लिश में कहा जाता है फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट है पीएन संधि के साथ साथ आपको अग्र अभिनति तैयार करनी है। इसके लिए भी कितने नंबर निर्धारित है? 3 नंबर निर्धारित है। इसके बाद आ जाता है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। इन दोनों में से इस साल के लिए आपको ये तैयार करना चाहिए, इसके आने के चांसेस ज्यादा होंगे। नंबर इसके लिए भी 3 ही निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसके आने के चांसेस कम होंगे। तो इस तरह से आपको जो बताया गया है, चैप्टर 22 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 23 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 27 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 24 में सिर्फ एक डेफिनेशन रहेगी, मैक्सिमम 1 नंबर का काम पूछता है। चैप्टर नंबर 26 से ज्यादा आपसे 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो स्कोरिंग क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23 और चैप्टर नंबर 27 रहेगा। आप इनको अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी सुविधा के लिए आने वाली वीडियोस में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।